सोचिए, अगर किसी इंसान के बारे में ये कहा जाए कि वो दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, और साथ ही वो ये भी मानता था कि औरतों के दांत मर्दों से कम होते हैं। हाँ, मतलब ये सुनकर तो कोई भी हैरान रह जाएगा। बिल्कुल। या फिर ये कि समुद्र में ईल्स बिना किसी प्रजनन प्रक्रिया के बस जादू से पैदा हो जाती हैं। इतना ही नहीं, वो इंसान मानता था कि हमारी पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। और शायद वो लोकतंत्र के भी सख्त खिलाफ था, राइट? हाँ, एकदम। उसका मानना था कि डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे खराब राजनीतिक व्यवस्थाओं में से एक है। अब देखिए, ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी पुरानी अजीबोगरीब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे विज्ञान की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। बिल्कुल। मतलब आज के समय में ये बातें पूरी तरह से बेतुकी और हास्यास्पद लगती हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं हैं। आज के हमारे इस डीप डाइव में, जो कि देसी फिलोसोफर यूट्यूब चैनल के एक लेक्चर पर आधारित है, हम इसी पर चर्चा करेंगे। हाँ, और स्रोत के अनुसार ये विचार किसी और के नहीं बल्कि महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु के हैं। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मतलब आखिर एक ऐसा इंसान जो इतनी अजीब और गलत बातें मानता था, उसी ने हमारी आधुनिक विज्ञान और तार्किक सोच की मजबूत नींव कैसे रख दी? ये वाकई इतिहास के सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक है। एक तरफ वो जादू जैसी चीजों पर विश्वास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो ऐसे सिद्धांत लिख रहे हैं जिन पर आज का पूरा अकादमिक ढांचा खड़ा है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि अरस्तु दुनिया को किस नजरिए से देखते थे। अच्छा, उनके देखने का तरीका। हाँ, उनका जो अवलोकन या ऑब्जर्वेशन का तरीका था वो किसी भी आम इंसान से बहुत अलग था। स्रोत में इस अवलोकन शक्ति को समझाने के लिए एक जानवर का जिक्र है। शायद एक गधे की कहानी है। हाँ, वो बहुत ही शानदार उदाहरण है। होता यह है कि एक दिन एक छात्र अरस्तु के पास आता है। और वो क्या पूछता है? वो थोड़ा उलझन में है और पूछता है कि हम कैसे साबित करें कि ये सामने खड़ा जानवर असल में एक गधा ही है। अब मतलब एक आम इंसान के लिए तो जवाब बहुत सीधा होगा ना। बिल्कुल, कोई भी कहेगा कि इसके 4 पैर हैं, घास खाता है, लंबी पूंछ है और ढेचू ढेचू करता है, बात खत्म। हाँ, वो तो देखकर ही पता चल रहा है। लेकिन अरस्तु के लिए बात यहाँ से शुरू होती थी। वो बहुत गहराई में चले गए और ये सोचने लगे कि आखिर ऐसी कौन सी कोर खूबी है जो इसे असल में गधा बनाती है। मतलब उसका गधापन क्या है? एकदम सही। वो सोचते थे कि अगर ये आवाज निकालना बंद कर दे तो क्या ये गधा नहीं रहेगा। लेकिन एक मिनट में यहाँ थोड़ा चुनौती देना चाहूंगा। हाँ, बताइए। क्या दैनिक जीवन में किसी साधारण सी चीज पर, मतलब जैसे एक गधे पर, इतना ज्यादा सोचना समय की बर्बादी नहीं है? इसको तो ओवरथिंकिंग ही कहेंगे ना? ये सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन अरस्तु के मामले में ये समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, वो कैसे? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि छोटी से छोटी चीज में भी गहराई तक जाने की यही खूबी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो हमेशा चीजों के असली एसेंस को खोजना चाहते थे। मतलब सिर्फ ख्याली बातें नहीं थी? बिल्कुल नहीं। इसका सीधा असर व्यवहारिक जीवन पर पड़ता था। स्रोत में सिकंदर महान के घोड़े वाले एक ऐतिहासिक उदाहरण से इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। वो बेकाबू घोड़े वाली घटना? हाँ, सिकंदर का एक बहुत ही शानदार घोड़ा था, बुसेफिलिस। एक बार वो घोड़ा पूरी तरह से बेकाबू हो गया और कोई उसे शांत नहीं कर पा रहा था, है ना? हाँ, सारे अनुभवी सिपाही और सेनापति डरे हुए थे। सब लोग सिर्फ घोड़े के गुस्से और उसके उछलने को देख रहे थे, जो कि सतह पर दिखने वाली चीजें थीं। जैसे गधे के मामले में लोग सिर्फ उसके पैर और आवाज देख रहे थे। एकदम सही पकड़ा। लेकिन अरस्तु ने सिकंदर को बारीकी से अवलोकन करना सिखाया था, और उसी शक्ति का इस्तेमाल करके सिकंदर ने वो देखा जो बाकी सब मिस कर गए थे। तो असल में घोड़े को हुआ क्या था? उसने ध्यान दिया कि घोड़ा असल में पागल नहीं हो रहा था। वो सूरज की रोशनी के कारण जमीन पर पड़ रही अपनी ही परछाई के हिलने से डर रहा था। अरे वाह! तो फिर सिकंदर ने क्या किया? सिकंदर ने तुरंत घोड़े की लगाम पकड़ी और उसका मुंह घुमाकर सूरज की तरफ कर दिया। परछाई पीछे चली गई, घोड़े को वो दिखना बंद हो गई और वो शांत हो गया। ये तो बहुत ही शानदार उदाहरण है। मतलब गहराई से समझकर बड़ी व्यवहारिक समस्या सुलझानी। बिल्कुल, यही अरस्तु के सोचने का तरीका था। लेकिन अगर उनकी सोच इतनी ही स्पष्ट और तार्किक थी तो फिर एक बहुत बड़ी समस्या सामने आती है। वो क्या? स्रोत बताता है कि सिसरो नाम के एक मशहूर रोमन राजनेता ने अरस्तु की लिखावट को सोने की बहती नदी कहा था। हाँ, फ्लोइंग रिवर ऑफ गोल्ड।
बिल्कुल, लेकिन आज जब कोई छात्र अरस्तू को पढ़ता है तो वो बहुत ही रूखा और उलझावा लगता है। इसमें कोई सोने की नदी जैसी रवानी नहीं दिखती। ऐसा क्यों है? ये साहित्यिक इतिहास के सबसे बड़े हादसों में से एक है। श्रोट बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि अरस्तू का काम असल में 2 हिस्सों में बटा हुआ था। अच्छा, 2 हिस्से कौन से थे? पहला हिस्सा था उनका एक्सोटेरिक कार्य। ये वो काम था जो उन्होंने आम जनता के लिए लिखा था। ये बहुत ही पॉलिश्ड, सुंदर और साहित्यिक था। तो सिसरो शायद इन्हीं लेखों की तारीफ कर रहे थे। एकदम सही। लेकिन दुर्भाग्य से उस समय ये सारी चीजें पपायरस नाम के कागज पर लिखी जाती थीं, जो समय के साथ नष्ट हो गईं। ओह, मतलब उनका सारा बेहतरीन काम हमेशा के लिए खो गया। हाँ, जनता के लिए लिखा गया उनका वो सारा काम अब मौजूद नहीं है। ये तो कुछ ऐसा है जैसे हमें किसी शानदार फिल्म का फाइनल कट देखने को ही ना मिले और सिर्फ डायरेक्टर के रफ और अनएडिटेड फुटेज मिल जाए। ये एनालॉजी बहुत सटीक है, क्योंकि आज जो हमारे पास बचा है वो उनका एसोटेरिक कार्य है। एसोटेरिक मतलब जो जनता के लिए नहीं था। बिल्कुल। ये लाइसियम में, जो कि अरस्तू का स्कूल था, उनके छात्रों के लिए लिखे गए लेक्चर नोट्स और कच्चे ड्राफ्ट थे। इसलिए इतने जटिल और बिना किसी साहित्यिक सजावट के लिखे गए हैं। हाँ, ये टूटे फूटे वाक्यों वाले निजी विचार थे। तो फिर ये सारा कच्चा माल हम तक पहुंचा कैसे? मतलब इसे सहेजा किसने? बहुत बाद में एंड्रोनिकस नाम के एक विद्वान ने इन बचे हुए बिखरे पजल्स और पन्नों को एक साथ जोड़ने का भारी काम किया। उन्होंने इन्हें किताबों का रूप दिया। तो एक तरह से उन्होंने इन रफ नोट्स को पब्लिश कर दिया। हाँ, और अगर हम इसको बड़े परिदृश्य से देखें तो बहुत से विद्वान मानते हैं कि भले ही ये नोट्स पढ़ने में रूखे हैं, लेकिन असल में ये दुनिया के लिए एक वरदान साबित हुए। वरदान कैसे? इतने उलझे हुए नोट्स वरदान कैसे हो सकते हैं? क्योंकि इनमें अरस्तू के विचारों का सबसे शुद्ध रूप मौजूद है। अच्छा, मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं है? बिल्कुल। जब कोई लेखक जनता के लिए लिखता है तो वो अक्सर चीजों को आसान बनाने के लिए विचारों में मिलावट कर देता है, लेकिन इन नोट्स में अरस्तू सीधे अपने छात्रों से बात कर रहे थे। ये नजरिया वाकई दिलचस्प है और मुझे लगता है इन्हीं कच्चे नोट से हमें उनके ब्रह्मांड को देखने के नजरिए का पता चलता है। हाँ, जो कि हमारे आधुनिक विज्ञान से बहुत अलग था। बिल्कुल। हम विज्ञान को जिस तरह आज समझते हैं, अरस्तू का विज्ञान उससे एकदम विपरीत दिशा में चलता था। इसे समझने के लिए आधुनिक विज्ञान की नींव को देखना होगा, जैसे आइजैक न्यूटन के नियम या आइंस्टीन की थ्योरी। ये इस बात पर केंद्रित है कि चीजें कैसे काम करती हैं। मतलब उनके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? हाँ, न्यूटन ये बताते हैं कि सेब कैसे गिरता है और किस गति से गिरता है। आधुनिक विज्ञान ब्रह्मांड को एक मशीन की तरह देखता है। लेकिन अरस्तू ये नहीं खोज रहे थे कि चीजें कैसे काम करती हैं ना? नहीं, अरस्तु का ज्ञान ये खोजता था कि चीजें क्यों हैं, उनका उद्देश्य क्या है। मतलब मशीन नहीं, वो दुनिया को कुछ और मानते थे। हाँ, उन्होंने दुनिया को एक जीव या ऑर्गेनिज्म की तरह देखा। उनका मानना था कि ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज का एक अंतिम लक्ष्य होता है। और इसे उन्होंने एक यूनानी शब्द से जोड़ा था, शायद टीलोस। बिल्कुल सही, टीलोस। जैसे एक छोटे से बीज का टीलोस है एक विशाल पेड़ बनना। लेकिन प्राकृतिक चीजों पर तो ये नियम ठीक लगता है। क्या ये निर्जीव चीजों पर भी लागू होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। स्रोत में इसे एक ट्राइपॉड के बेहतरीन उदाहरण से समझाया गया है। ट्राइपॉड, वो जिससे हम कैमरा को रोकते हैं? हाँ, वही। अगर आधुनिक विज्ञान इसे देखेगा तो वो कहेगा कि प्लास्टिक और एल्यूमिनियम का बना है। अरस्तु इसे मैटर या पदार्थ कहते थे। अच्छा। लेकिन अरस्तु के लिए ट्राइपॉड का असली सत्य उसका मैटर नहीं है। वो इसे इसके फॉर्म या उद्देश्य के नजरिए से देखेंगे। एक ट्राइपॉड का टीलोस क्या है? कैमरे को स्थिर रखना। तो अगर वो ट्राइपॉड टूट जाए और कैमरे का वजन ना संभाल सके तो क्या वो ट्राइपॉड नहीं रहेगा? अरस्तु के अनुसार बिल्कुल नहीं। अगर वो अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकता तो वो सिर्फ प्लास्टिक का कचरा है। उसका असली अस्तित्व उसके फॉर्म में है। और यहीं से उनकी वो गहरी दार्शनिक सोच निकलती है जिसे श्रोत में बीइंग क्वा बीइंग कहा गया है। हाँ, बीइंग क्वा बीइंग। ये शब्द सुनने में काफी भारी लगता है। इसका आसान मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी चीज के बाहरी गुणों को हटाकर उसके असली सत्य को पहचानना। श्रोत में इसके लिए सेब का उदाहरण दिया गया है। हाँ, कि अगर सेब रखा है तो हम कहेंगे कि वो लाल है या मीठा है। बिल्कुल, लेकिन अरस्तु कहते हैं कि लाल रंग या मिठास तो बाहरी चीजें हैं।
अगर सेब हरा हो तो भी वो सेब ही हारेगा। तो लाल रंग हटाने के बाद जो उसका असली सेबपन बचता है वो कैसे खोजें? उस सत्य तक पहुंचने के लिए उन्होंने 10 श्रेणियों या कैटेगरीज का एक सिस्टम बनाया, जैसे मात्रा, गुण, स्थान, समय। मतलब इन 10 श्रेणियों की छल्ली से गुजारने के बाद असली अस्तित्व पता चलता है। ये बहुत व्यवस्थित तरीका था। हाँ, अब इसी टीलोस को इंसानों पर लागू करके देखिए। हाँ, मैं वही सोच रहा था कि अगर हर चीज का एक टीलोस है तो इंसानों का अंतिम लक्ष्य क्या है? इंसान किस लिए बना है? ये उनके नीति शास्त्र या एथिक्स का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके अनुसार इंसानों का अंतिम लक्ष्य है यूडामोनिया। यूडामोनिया, इसे अक्सर खुशी या हैप्पीनेस के रूप में अनुवाद किया जाता है ना? अनुवाद जरूर किया जाता है, लेकिन ये उसका पूरी तरह से सही मतलब नहीं है। ये सिर्फ मुस्कुराने वाली फीलिंग नहीं है। तो फिर ये क्या है? इसका असली मतलब है सच्ची पूर्णता, फलना फूलना और अपने जीवन के सर्वोच्च स्तर को हासिल करना। यहाँ मुझे एक शंका है। हाँ, बताइए। क्या इसका मतलब सिर्फ जीवन के मजे लेना है? क्योंकि ईमानदारी से कहूं तो अच्छा खाना खाना और सुख सुविधाओं का आनंद लेना ही सबसे अच्छा लक्ष्य लगता है। ये शंका कई लोगों को होती है, लेकिन अरस्तु ने क्षणिक मजे या हीडोनिज्म को पूरी तरह खारिज कर दिया था। मतलब वो इसे सही नहीं मानते। वो सिर्फ जानवरों के स्तर का मानते थे। वो कहते थे कि अगर सिर्फ खाना और सोना ही लक्ष्य है तो एक सूअर और इंसान में क्या फर्क रह जाएगा? ये तो बहुत गहरी बात है। यूडामोनिया कोई एक पल की खुशी नहीं है। ये जीवन भर वर्चू यानी अच्छे गुणों का अभ्यास करने की प्रक्रिया है। तो ये वर्चू या दौड़ कैसे हासिल किए जाते हैं? इसका कोई नियम है? हाँ, इसके लिए उनका डॉक्ट्रिन ऑफ मीन यानी संतुलन का सिद्धांत है। अरस्तु मानते थे कि हर गुण असल में 2 चरम सीमाओं के बीच का संतुलन होता है। अच्छा, कोई उदाहरण देकर समझाएंगी? जैसे साहस एक बहुत बड़ा गुण है, लेकिन साहस क्या है? एक तरफ है पूरी तरह डरपोक होना, दूसरी तरफ है बिना सोचे समझे खतरे में कूद पड़ना, जो कि बेवकूफी है। तो सच्चा साहस इन दोनों के ठीक बीच में होता है। बिल्कुल, खतरे को पहचानना और फिर भी सही कदम उठाना ही मॉडरेशन है। स्रोत में इस मॉडरेशन को लेकर एक बहुत ही बेहतरीन कहानी का जिक्र है। एक बहुत अमीर आदमी था जो अपनी दौलत का दिखावा करना चाहता था। हाँ, वो ढेर सारा खाना बर्बाद करने वाली कहानी। एकदम। उसने इतनी सारी मेजें सजा दी कि कोई खा ही नहीं सकता था। फिर उसने अरस्तु से पूछा कि क्या उसे ये सब फेंक कर एक भिखारी की तरह जीना चाहिए? ये एक बहुत ही चालाकी भरा सवाल था। वो या तो एक्सट्रीम दिखावे की बात कर रहा था या फिर एक्सट्रीम गरीबी की। तो अरस्तु ने इसका क्या जवाब दिया? अरस्तु ने वापस उसी गधे का उदाहरण लिया। उन्होंने पूछा कि अगर तुम्हारे पास एक गधा हो तो क्या तुम उसे गोश्त खिलाओगे या घास? तो आदमी ने कहा होगा कि घास, क्योंकि वही गधे के लिए सही है। हाँ, तब अरस्तु ने समझाया कि हमारी आत्मा को भी अंतहीन इच्छाओं की नहीं, वर्च्यू की जरूरत होती है। दिखावा गलत है, संतुलन ही कुंजी है। मैं इस थ्योरी को समझ रहा हूं, लेकिन क्या ये सब बातें सुनने में बहुत आदर्शवादी नहीं लगती? आदर्शवादी कैसे? मतलब अक्सर लोग कहते हैं कि जो लोग दर्शन पढ़ते हैं वो सिर्फ ख्यालों में खोए रहते हैं और असल जिंदगी या पैसे कमाने की रेस में पीछे रह जाते हैं। अरस्तु के समय में भी लोग यही सोचते थे, लेकिन स्रोत इस एक मजेदार ऐतिहासिक उदाहरण से खारिज करता है, थैलीज की कहानी से। हाँ, थैलीज। लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि वो हमेशा आसमान देखने में खोए रहते हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं। बिल्कुल, लेकिन फिर थैलीज ने उन्हीं सितारों और मौसम का अध्ययन करके ये भविष्यवाणी कर दी कि जैतून यानी ऑलिव की फसल बहुत बम्पर होने वाली है। और इसके बाद जो उसने किया वो किसी मंझे हुए बिजनेसमैन से कम नहीं था। हाँ, उसने बहुत ही कम दाम पर पूरे इलाके के सारे ऑलिव प्रेस किराए पर ले लिए। और जब फसल हुई तो सबके पास जाकर मोनोपोली चलाकर खूब पैसे कमाए। एकदम सही, लेकिन उसने ऐसा लालच के लिए नहीं किया। वो बस ये साबित करना चाहता था कि दार्शनिक अगर चाहें तो पैसे कमाने में किसी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। बस उनकी प्राथमिकताएं अलग होती हैं। वो पैसे के पीछे भागने को जीवन का लक्ष्य नहीं मानते। बिल्कुल, और व्यवहारिक जीवन की इसी बात से जुड़ा है उनका समाज को देखने का नजरिया। वो मानते थे कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हाँ, कि हम अकेले जंगलों में बैठकर यूडामोनिया हासिल नहीं कर सकते, हमें लोगों की जरूरत होती है। इसीलिए उन्होंने दोस्ती को 3 भागों में बांटा। पहली है उपयोगिता की दोस्ती या फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी। ये लेन देन पर आधारित है, जैसे ऑफिस के सहकर्मी। मतलब जब तक फायदा है तब तक दोस्ती है। हाँ, दूसरी है मजे की दोस्ती, जैसे जिनके साथ आप सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं,
मजा खत्म, दोस्ती खत्म। लेकिन जो सबसे उच्च स्तर की दोस्ती है वो तीसरी है, गुणों की दोस्ती या फ्रेंडशिप ऑफ वर्च्यू। सही कहा, ये सबसे सच्ची होती है। ये आपसी सम्मान और एक दूसरे के चरित्र की प्रशंसा पर टिकी होती है। लेकिन ऐसी सच्ची दोस्ती तो तभी पनप सकती है ना जब समाज में स्थिरता हो। अगर भ्रष्टाचार हो तो लोग अच्छे कैसे बनेंगे? यहीं पर अरस्तु का तर्कशास्त्र यानी लॉजिक और उनकी राजनीति एक साथ जुड़ जाते हैं। अच्छा, वो कैसे? समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए लोगों को सही फैसले लेने की जरूरत थी। लोग भावनाओं में बहकर बहस न करें, इसलिए उन्होंने सिलोजिज्म का ढांचा दिया। हाँ, श्रोत में इसका एक क्लासिक उदाहरण भी है। जैसे सारे इंसान नश्वर हैं, ये एक मुख्य आधार है। सुकरात एक इंसान है, ये छोटा आधार है। और इसलिए निष्कर्ष ये निकलता है कि सुकरात नश्वर है। सुनने में आज बहुत आसान लगता है, लेकिन उस समय ये क्रांति थी। बिल्कुल। इसी के साथ उन्होंने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन भी दिया ताकि लोग बहसों में तार्किक गलतियों या लॉजिकल फैलेसीज को पकड़ सकें। और इस तर्कशास्त्र का सबसे बड़ा उपयोग राजनीति में होता है। यहां मैं श्रोताओं के लिए एक बात साफ कर दूं कि हम सिर्फ स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है, बल्कि सिर्फ ये समझना है कि उस दौर में अरस्तु की सोच क्या थी। ये स्पष्ट करना जरूरी है, वो लोकतंत्र के पूरी तरह खिलाफ नहीं थे। उनका मानना था कि कई बार सामूहिक ज्ञान किसी एक राजा के ज्ञान से बेहतर होता है। लेकिन वो एक्सट्रीम डेमोक्रेसी से बहुत डरते थे। उन्हें डेमागॉग से नफरत थी। हाँ, डेमोगॉग्स यानी वो भ्रष्ट नेता जो तर्क के बजाय लोगों की भावनाओं को भड़काकर सत्ता हथिया लेते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि समाज स्थिर कैसे रहे? क्या सत्ता सिर्फ दार्शनिकों को मिलनी चाहिए? यहाँ अरस्तु एक बहुत ही व्यवहारिक समाधान देते हैं। उनका मानना था कि समाज की स्थिरता की असली रीढ़ मध्य वर्ग या मिडिल क्लास है। एक मिनट, मध्य वर्ग ही क्यों? अमीर या गरीब लोग क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ भी उनका संतुलन का सिद्धांत काम कर रहा है। अमीर लोग सत्ता के नशे में चूर होते हैं और बहुत गरीब लोग आसानी से झूठे वादों के बहकावे में आ जाते हैं। समझ गया। लेकिन मध्य वर्ग इन दोनों के बीच का संतुलन है। वे इतने समझदार होते हैं कि झूठे वादों में नहीं आते, इसलिए वो समाज में ठहराव लाते हैं। ये देखना वाकई अद्भुत है कि अरस्तु की पूरी विचार प्रक्रिया कैसे एक दूसरे से गुंथी हुई है। बिल्कुल। विज्ञान, तर्क, नैतिकता और राजनीति सबको उन्होंने एक ही धागे में पिरो दिया। उनके लिए इस ब्रह्मांड में हर चीज का एक उद्देश्य है और इंसान का उद्देश्य अपनी तार्किक क्षमता का इस्तेमाल करते हुए एक संतुलित समाज में जीना है। हाँ, भले ही उनकी कुछ वैज्ञानिक मान्यताएं आज गलत साबित हो चुकी हों, लेकिन जो सोचने का ढांचा उन्होंने दिया वो आज भी हमारे दर्शन की बुनियाद है। ये एक बहुत ही शानदार विश्लेषण था और अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प बात छोड़ना चाहूंगा। बताइए। अरस्तु मानते थे कि एक सफल समाज के लिए साझा तर्कशास्त्र या शेयर्ड लॉजिक सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही। अब जरा आज के इस डिजिटल युग के बारे में सोचिए। आज सोशल मीडिया के एल्गोरिथम पल भर में ध्रुवीकरण फैला देते हैं, तार्किक गलतियों को बढ़ावा देते हैं और जानबूझकर लोगों को भड़काते हैं। क्योंकि उसी से उन्हें एंगेजमेंट मिलता है। बिल्कुल। तो अगर अरस्तु आज यहाँ होते और हमारी इस व्यवस्था को देखते जहां हम तर्क को छोड़कर सिर्फ गुस्से में बहस कर रहे हैं, तो वो क्या कहते? ये तो सोचने वाली बात है। क्या हमने उनकी दी हुई तर्क और संतुलन की उस महान नींव को पूरी तरह से भुला दिया है? इस पर जरूर विचार करें। आज के डीप डाइव में बस इतना ही।